स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश जारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या है स्थान, इसी पर राज्य की महिला नेताओं कृष्णा गौड़, दीप्ति सिंह, भक्ति शर्मा और मेघा परमार के साथ चर्चा हो रही है। सीधा चलते हैं। आप राजनीतिक तौर पे पुरुष जो रहते हैं, पुरुष अपने तरीके से काम करते हैं, पर अगर वहीं कोई महिलाओं के लिए महिला बाल विकास ही क्यों, तो वो महिला अपने महिला को सुनेगी ना, उसकी पूरी बात रखेगी। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं, एक बड़ा महिलाओं का पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अपने अपने फील्ड में इन्होंने नए नए आयाम पाए हैं। और कृष्णा जी, क्योंकि राजनीति में महिला आधी आबादी, पूरी राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा जी, जो आप अपनी बात कह रही थी कि हम सिर्फ महिला बाल कल्याण मंत्रालय तक ही सीमित क्यों रहें, उसको आप पूरा कर दीजिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि महिला बाल विकास विभाग किसी मंत्री के पास होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, विशेष अधिकार है, वो जरूर देंगे। लेकिन हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारे मन में ये विचार भी क्यों आता है कि महिला बाल विकास महिलाओं के ही पास होना चाहिए? हम क्यों नहीं विचार करते? इस पे तो यही तो हमारा मुद्दा है ना कि जब महिलाएं बैठेंगी, हम फिर उसी जगह पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। जैसा कि भक्ति ने भी कहा था कि अगर महिला उस पद पर बैठी होगी तो महिलाओं के लिए आसान होगा अपनी समस्याएं लेकर आना और ज्यादा उनकी मदद हो पाएगी। इसलिए हम ये मैं बिल्कुल, मैंने कहा, पहले भी कहा कि मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन हमको बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर यह सोचना होगा कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं सरकार के, उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि महिला बाल विकास महिलाओं को मिल जाए और हम उस पर संतुष्टि कर ले। राजस्व विभाग जैसे बड़े विभाग हैं, परिवहन जैसे बड़े विभाग हैं, उन विभागों में भी महिला की भागीदारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तब हम अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे। क्या आप सहमत हैं कृष्णा जी से या आप दीप्ति जी की बात के साथ? कृष्णा जी से इसलिए ज्यादा सहमत हूं क्योंकि मुख्यमंत्री थे और महिला बाल विकास उनके पास नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं जो शुरू करी। मैं सच बता रही हूँ, हमारी पंचायत में लड़कियों को साइकिल्स मिल गए और उससे वो अपनी 12th करने लग गई हैं। और मेरे यहाँ से बच्चियां भोपाल आके कॉलेज में पढ़ रही हैं। उनकी छोटी छोटी चीजों की जब उनको माफी मिल रही है, तो ये जो योजना है, बड़ी उपलब्धियां तो गिना रही हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेघा उस पर मुस्कुरा रही हैं। नहीं, मेघा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद मैं चाहूंगी कि अगर, क्योंकि जब वहां पे स्व सहायता समूह के बड़े बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जब मुझे देख के मेरा नाम लेके बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसी लड़कियां आगे सामने आए, मैं क्या हूं? देखा जाए तो एक सरपंच, 22,680 में से एक सरपंच अगर अच्छा काम कर रही हो, मुख्यमंत्री को याद है। मैं खुद ये बात अगर सीएम साहब के सामने आने वाले हफ्ते में संज्ञान में लेकर आऊंगी कि आपको सच में मेघा के बारे में, भावना डहरिया के बारे में और ऐसी हर लड़की के बारे में जो कुछ ना कुछ करी, उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम लोग इस मंच से ये बात कह रहे हैं तो हम जरूर कहेंगे। और मैं तो अपनी मुसीबतें लेके, दिक्कतें लेके उनको खुले दिल से बोल देती हूँ। क्या आप इस बात से सहमत है कि सिर्फ एक महिला कल्याण विभाग नहीं, और विभागों में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उनका नेतृत्व होना चाहिए? देखिए, कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उसमें तो होनी ही चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी अगर वो स्वेच्छा से देना चाहें कि हाँ ये चीजें ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें लगता है महिलाओं को मिलने चाहिए। और अगेन, यहाँ बैठी हुई कोई भी महिला, और अगर प्यार से ना दे तो क्या छीन लेना चाहिए? नहीं, छीनने की बात नहीं, सब देते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ बैठी हुई कोई भी महिला आपके सामने इक्वालिटी की बात नहीं करेगी या हर महिला जस्टिस की बात कर रही है। दीप्ति दी भी वही बात कह रही है, कृष्णा दी भी वही बात कह रही है कि आप जस्टिस करो। अगर महिला उस पद के लिए सक्षम है तो उसको वो पद दे दो। मतलब उसके अंदर फिर आप सोच कैसे बदलेगी? सोच, अपनी समस्या सोच की बदल तो रही है, सोच बदल रही है। मैं तो मतलब अगले 100 साल का प्रोजेक्ट लेके चलें? नहीं, मैं आपको आप गारंटी आने के लिए, जिस किस्म से महिलाएं काम कर रही हैं, जिस किस्म से महिलाएं इस समय सामने आ रही हैं, सोच बदल रही है। जब गांव में बैठी हुई मेघा के पिताजी कह रहे हैं कि हाँ, और उनकी माँ ये कह रही है कि अब तो जो सारे काम है लड़कों को भी सीखने चाहिए, तो सोच बदल रही है ना? क्या आप मानती हैं? आप मुझसे मत पूछिए, क्या आपको लगता है? मेघा, कितनी और आप जैसी बेटियां हैं जो गाँव में इस तरह का के दिशा में आगे बढ़ रही हैं और चाहती हैं कि कोई ऐसी ऊंचाई छुए और पिता को ये ना बोलना पड़े कि सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे वैसे ही करने दो? मतलब मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कोई सी भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए या कोई सी और से भी दल की आए, उनका उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण। जन कल्याण में भी जिस चीज़ के लिए आज हम मंच पर बैठे हैं, महिलाओं की भागीदारी, उसे बढ़ावा दिया जाए। तो मैम, जो गांव की बच्चियां हैं, जैसे मैं अभी जॉब की बात आई थी, तो मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि कई हफ्तों तक कंटिन्यू पालक खानी पड़ी थी कि सस्ते में 8 बजे जाएंगे तो पालक मिलेगी, तो पालक लेके आ जाएंगे। गाँव लौट जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा था कि अब क्या
बहुत सारी बच्चियां थी जिनके मैसेजेस कॉल आते थे। मैंने आज इस मंच पे अपनी ये बात रखी, वरना इससे पहले मैं कहीं भी ये बात नहीं रखी अपनी तरफ से। मैंने सिर्फ कोशिश की। हमें बहुत खुशी है कि हमने आज आपको वो मंच दिया और शायद आपकी बात अब सरकार तक पहुंचेगी, शिवराज जी तक पहुंचेगी और जीविका की लड़ाई आपको नहीं लड़नी पड़ेगी। हरियाणा सरकार में जिन्होंने पहली माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर थी, उन्हें एज ए डीएसपी के पद दिया गया था। दूसरे राज्यों में कई सारी चीजें दी जाती हैं, यहाँ दूसरी बच्चियां हैं। मेरी आज केवल मेरी अकेली की बात नहीं है, जो बहुत सारी बच्चियां थी उनको फोन आता था, जी तुमने तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ ली, तमारा उदाहरण हमारा पापा हो तुम्हारा लिए दे, जब तमारो कहीं नहीं हो रही हो तो हमारो कहीं होएगो। उनके पापा बोलते हैं जब तुमने तो जिंदगी के दाव पे लगा दिया, मौत, मतलब मेरे पास तो, मेरे को ये भी नहीं पता था कि पहला मुझे करना क्या है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद ये था कि प्रूफ करना है कि मैं मेघा परमार हूँ, भले मैं बेटी माँ सारी आइडेंटिटी निभाऊंगी, पर मैं मेघा परमार रहूंगी, जो मध्य प्रदेश की पहली लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। उसके बाद की ये चीज़ें थी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, गवर्नमेंट सोचेगी, सब लोग सोचेंगे। उन बच्चियों का मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टूट रहा है कि जब वो माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिए, जिसका नाम हम जीके की बुक में पढ़ते हैं, जब उनके लिए अभी एज ए जीविका का साधन मुहैया नहीं करवाया गया है, तो फिर उनका क्या? कहीं ना कहीं बस उस दिशा में काम करना चाहिए। कृष्णा जी बैठी हुई हैं। हरियाणा में ऐसा बहुत देखने में आया है, तमाम रेसलर्स, जो महिला रेसलर्स हैं, जो इंटरनेशनल मेडल्स लेके आई हैं, उनको पुलिस में डिप्टी एसपी बनाया गया है या कई उनको सरकारी पद, सरकारी नौकरी दी गई है। मध्य प्रदेश में इसकी कमी क्यों देखने को मिलती है? शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से उतनी प्रतिभाएं नहीं निकल पाई जितनी निकलनी चाहिए। हरियाणा हमेशा से एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां से बहुत खेल प्रतिभाएं बाहर निकली है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, पहचान बनाई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हमारा स्पोर्ट्स का बजट पहले से कई गुना बढ़ाया गया है, जिससे हमारी खेल प्रतिभाएं और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं बाहर आ रही है। तो निश्चित रूप से जब एक वातावरण इस दिशा में सकारात्मक रूप से काम कर रहा है, तो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी। ठीक है। दीप्ति जी, क्या बतौर आप भी यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या अब ये राजनीतिक दलों में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अब बच्चियों की प्रॉब्लम, समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, आप पहुंचे उन शिखर पे बैठे पुरुषों तक और उनको मनवाएं और उनके लिए लड़ाई लड़ें? क्या उसकी अब जरूरत आन पड़ी है कि अब प्यार से बात नहीं मानी जाएगी? निश्चित तौर पे ये बात बहुत पहले से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जब पत्र लिख के नरेंद्र मोदी जी से कहा कि बिल पास कराइए, कांग्रेस आपके साथ है। नरेंद्र मोदी जी आज भी चुप हैं, आज भी नहीं बोल रहे हैं। एक टर्म निकल चुका है और दूसरा चल रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ और आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप मेघा जो बात बोल रही है कि कहीं ना कहीं बच्चियों का मनोबल टूट रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो समाज में काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट, जब उन्हें उनके अधिकार ही नहीं मिल रहे, वो जहां पहुंचना चाहती हैं, जहां से वो अपनी समाज में अपनी देश की आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हैं। हमें एक ऐसे प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला कि शिखर सम्मेलन, मतलब महिलाएं हम शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, मगर कैसे पहुंचे? हम उसके लिए यही तो कह रहे हैं कि आप हमें दो ना अधिक, आप सरकार में हैं, आप बिल लेके आइए। जब आप बिल लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे हमें मौके मिलेंगे। और जब हमें मौके मिलेंगे, ये भी कहा जाता है भक्ति कि इच्छा शक्ति की कमी होती है महिलाओं में, क्योंकि जो महिलाएं आगे जाना चाहती हैं, जो बढ़ना चाहती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इस आरोप का क्या जवाब है? क्या आप इससे सहमत हैं कि जो महिलाएं चाहती हैं वो बढ़ जाती हैं? तो ये तो अच्छी चीज है ना, जो महिलाएं चाहती हैं बढ़ जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो तमाम महिलाएं जो नहीं बढ़ रही हैं या जो नहीं उस जगह तक पहुंच पा रही हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। ये भी कहा जाता है। इच्छा शक्ति से बेहतर, जैसे आपने अभी मेघा से भी प्रश्न पूछा, दीदी से प्रश्न पूछा, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो पहली पीढ़ी जो नया काम करती है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेघा से पहले कितनी महिलाएं थी मध्य प्रदेश से जिन्होंने माउंटेनियर के बारे में सोचा था? जब मैं सरपंच बनी थी तो मुझसे एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति ने, आपको पता है, ये पूछा था, तो सरपंच जो होता है ये आईएएस का पेपर देखिए क्लियर होता है? और ये यस, और वो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, एमएनसी में काम करते थे, 20-25 लाख की नौकरी थी। तो जो व्यक्ति, और ऐसा नहीं मुझसे पहले सरपंच नहीं बने, मुझसे पहले भी सरपंच बने, महिला सरपंच रही हैं, मगर वो घूंघट वाली रही हैं। क्या कोई ऐसा था जो इतना लेकिन फर्क है, महिला सरपंच जरूर बनी है, लेकिन वो तब बनी है जब वो सीट महिला डिक्लेयर कर दी गई है, उनके पति उस जगह नहीं आ सकते, तो इसलिए वो सीट उनकी पत्नी को दे दी गई। बिहार में भी इसका उदाहरण है, लालू यादव हटे तो राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आपकी इस बात से एग्री कर रही हूँ। मैं भी तब सरपंच बनी जब फीमेल रिजर्व सीट
सीट आई, मगर क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने शोल्डर्स से हटाया? क्या मैंने अपने सरपंच, मेरे भाई को और मेरे पिता को कहा पढ़ाई लिखाई कितनी मददगार होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई से आपको जो एक्सपोजर मिलता है, मैं तो सीएम साहब से खुल के बात कही थी, मैंने कहा मैं चाहती हूं कि जो सरपंच का चुनाव हो उसके लिए आप एक शैक्षिक उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए। उन्होंने मुझे बहुत सहज जवाब दिया था, उस समय मैं सिर्फ सरपंच वही थी। कहते हैं बेटी अगर मैं आज इस चीज को कर दूंगा तो एक पूरी जो लाइन है, डिक्री है, मतलब एक पूरा एक जनरेशन है वो रह जाएगा सरपंच बनने से। मुझे उनकी ये बात भी सही लगी। आपने क्यों सोचा और कब ये आपको महसूस हुआ कि नहीं अब मुझे यूएस छोड़ के गांव जाना है, अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई को मुझे उस जगह लगाना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कोई प्रेरणा नहीं है, ये कोई भी प्रेरणा नहीं है। ये इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा वापस आओ। मैंने कहा मैं क्या करूंगी? उन्होंने मुझसे कहा था खेती बाड़ी करोगी। मैंने कहा तो लड़कों का काम है। कहते तुम में क्या कमी है, तुम्हें क्या गाड़ी चलाई नहीं आती? मैंने कहा आती। कहते तो तुम ट्रैक्टर चलाना भी सीख जाओगी। मैं कहा उसके बाद बाकी चीजें? कहते सब आ जाएगा, 4 दिन वहां खेत में जाओगी सारी चीजें आ जाएंगी, कोई नई चीज नहीं है। और मेरे पिता ने मुझसे बात की, जब मैं डिफरेंशिएट नहीं करता तुम्हारे और भाई के बीच में, तो तुम अपने आप को क्यों मैंने आपसे कहा ना, लड़कियां क्या मांग रही हैं? लड़कियां सिर्फ मांग रही हैं हम जैसे हैं हमको वैसे रहने दो। तो अब जब सरकार आपको मौका दे रही है, इसमें आप किसकी गलती निकालोगे? जब सरकार मौका दे रही है 50% रिजर्वेशन का, तो महिलाएं क्यों सामने नहीं आती हैं? आओ, मना करो ना अपने पति को। ये भी तो आप हरियाणा के एग्जाम्पल दे रहे हो। हरियाणा में भी तो एसडीएम और कलेक्टर ने कहा था कि सरपंच पति को नहीं बुलाया, सरपंच को बुलाया है, तुम बाहर निकलो यहां से। तो इतना दम एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी तो दिखाएं कि हम सरपंच पति से और सरपंच भाई से बात नहीं करेंगे, सरपंच देवर से बात नहीं करेंगे। पंचायत सीरीज जो इस समय आई है उसमें भी तो उन्होंने बहुत क्लियर कट दिखाया है कि महिला अपने आप नेशनल एंथम बोलना सीख रही है। बिल्कुल, आप पंचायत सीरीज का जिक्र कर रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है। मेघा, जिस तरीके की बात मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, अगर जैसे कहें कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, इस पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और उस पढ़ाई की हुई महिलाओं की उन पदों पर बैठने की बहुत ज़रूरत है ताकि सभी महिलाओं का वो विकास कर सकें और जो नहीं पढ़ रही हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। बिल्कुल मैम, जैसे मैं अभी योगा में पीएचडी कर रही हूँ, चाहे मैं बुढ़ी हो जाऊँ तब तक मैं पढ़ाई करती रहूँगी, ये मैंने सोचा था, क्योंकि हमें नए नए आइडियाज़ तब आते हैं जब हम हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। दूसरी चीज़, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाँव के माहौल जैसे जहाँ से आती हूँ, एकमात्र पढ़ाई एक ऐसा माध्यम होता है बच्चियों के लिए जिसकी वजह से उनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी होती है, जाने दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, कुछ समय बोला गया था कि शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी जाए। मैं बड़ी खुश हुई थी सरकार के इस निर्णय से, कह रहे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या होगा कि 21 वर्ष मतलब उसको ग्रेजुएशन करने तक का मौका मिल जाएगा। ग्रेजुएशन करने तक का मौका देगा तो स्कूल तक तो पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। जब हम कॉलेज में आते तब हम पार्टिसिपेट करते, नई नई चीज़ों में भाग लेते, ये करते वो करते, तब पता चलता है अरे मैं ये कर सकता हूँ। लड़कियों को पता चलता है कि वो ये सहमत हूँ, क्योंकि बहुत कम उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है और पिता को लगता है ये जिम्मेदारी है। हालांकि अब सोच बदली है। बिल्कुल, तो पढ़ाई एकमात्र माध्यम है मैम जिसके जरिए बच्चियों को और प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि वो किस चीज को करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुई है या आई है, वो करेंगी। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी माओं की है कि वो जितनी पढ़ाई लिखाई पे बेटों की ध्यान देती हैं उतना बेटियों के पे भी दें। हालांकि समय बदला है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बतौर सरकार, आप मेयर भी रही हैं और अब एमएलए भी हैं, बतौर सरकार स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है गाँव में, विकट स्थिति है। आप बड़े बड़े आंकड़े सरकारों के द्वारा पेश किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर बिल्कुल खतरनाक और भयावह है। स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। आप जब मेल चाइल्ड को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फीमेल तो बहुत दूर रह हो जाती है। इसके लिए क्या प्रयास? सबसे पहले तो मैं मेघा की उस बात से मैं बिल्कुल सहमति दर्ज कराऊंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब बेटियों को पढ़ाई के प्रति परिवार सोचने लगे हैं। क्योंकि मैं स्वयं जब सुदूर अंचलों में बसे गांव में जाती थी तो घूंघट डाल के महिलाएं आती थी तो मुझसे यही कहती थी कि मेरी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल दूर जाना होता है तो हमारे गाँव में ही स्कूल खुलवा दो। तो मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम इनकी सोच है कि बेटियाँ पढ़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं अपनी दादी का भी उदाहरण देना चाहूँगी। वो अंगूठा टेक थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो हमेशा ये कहती थी मुझे नाम लिखना तो सिखा दो तुम लोग, मैं नाम तो, और वो उन्होंने सीखा। तो ये सोच तो जरूर बदली है, क्योंकि अगर 80, 85, 90 साल की महिला ये कहती है कि मुझे नाम लिखना है तो कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो रफ्तार है सोच बदलने की वो बहुत धीमी है। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं चूंकि इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहूंगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि लंबे समय तक जिन्होंने राज किया है, सत्ता में जो रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी इस व्यवस्था के परिवर्तन की। हमको जितना समय मिला हमने बहुत सुधारने की कोशिश की है, लगातार सुधार हो रहे हैं और कोशिश भी यही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की भी, कि हर बच्चा मध्य प्रदेश का पढ़े, मध्य प्रदेश साक्षर प्रदेश बने। और इस दिशा में चाहे गाँव
की बेटी योजना हो, बेटियों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, बेटियों को स्कूल में यूनिफॉर्म देने की बात हो, मिड डे मील की बात हो, लगातार कोशिश सरकार कर रही है कि स्कूलों की व्यवस्था सुधरे, लेकिन चूंकि बहुत बड़े स्तर पर यह काम होना है, इसलिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। जवाबदेही तो बनेगी दीप्ति सिंह। कई दशकों तक कांग्रेस ने शासन किया है, गांव में आज तक विकास उस गति से नहीं पहुंच पाया, जवाबदेही तो जरूर तय होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने कई समय तक अगर राज किया है तो देश के अंदर महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम भी किया है, महिला की शिक्षा के लिए काम भी किया है, युवा के रोजगार के लिए काम भी किया है, मगर कहीं ना कहीं जनता को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को लगा कि उनके हक और हुकूक की बात पूरी तरीके से सरकार नहीं कर पा रही। परिवर्तन आया और आज सरकार में कौन है, जवाबदेही उसकी बनती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? हमें जनता ने अभी एक मौका दिया था, लंबे समय से इनकी सरकार थी। अब ये वाली बात हम कहें कि सिर्फ केंद्र में जनता सिर्फ केंद्र की सरकार से नाराज होगी, मध्य प्रदेश से नहीं होगी, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो जनता कहीं भी कर सकती है। जब केंद्र में किया तो मध्य प्रदेश में भी किया। मध्य प्रदेश में आपने 15 साल की सरकार रही, लंबे समय से आपकी जवाबदेही है कि आप जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं, कितनी बच्चियां शिक्षित हो रही हैं, कितनी बच्चियां दिल्ली में सुरक्षित हो रही हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये जवाबदेही आपकी है। बिल्कुल। हमें तो 15 महीने का टाइम मिला था, वो भी आपने नहीं टिकने दिया, तोड़ मरोड़ के आपने बराबरी करके और आप वापस बाद में तो देखिए दम है तोड़फोड़ के आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने तोड़ लिया, कृष्णा जी भी बैठी हुई हैं और सरकार गिरा दी आपने। और ये तो आरोप हमेशा लगेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र का अपमान है ये। तो क्या ये वजह है कि कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच सकती है और बीजेपी ये कहेगी कि हमें बहुत कम समय मिला है? अब तो डबल इंजन की सरकार काफी समय हो गया। आप क्या जानना चाहते हैं, आप पूछिए, आप क्लियर। मैं पूछना यही चाहती हूँ कि ये जिस तरीके की राजनीति इस समय देश देख रहा है, एक पार्टी आती है वो नए भारत का सपना दिखाती है, दूसरी पार्टी कहती है कि हमने भी बहुत कुछ किया था। क्या इस सारे घालमेल में जो है वो महिलाएं कहीं पीछे छूट गई हैं, वो विकास की लड़ाई कहीं पीछे छूट गई है, वो शिक्षा महिलाओं की कहीं पीछे छूट गई है? इसका क्या हल आप देखती हैं? मैंने भी 15 महीने का वो कार्यकाल देखा और मैंने कोरोना का पूरा कार्यकाल सीएम साहब का देखा इस समय, शिवराज जी का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपनी पंचायत में कभी नहीं सोचा था। हम लोग बच्चों के डिजिटलाइजेशन पे आ गए, एजुकेशन के। हम कोरोना में, मैं अभी भी डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले सुमित जी के साथ, तो मैंने उनको बताया कि हमारी पंचायत में सरकार ने हमें 14 फाइनेंस कमीशन का हमें पैसा मिला, हमने कैसे उसको लोगों के लिए यूटिलाइज करा। 140 लोग। ये अभी बीजेपी की सरकार है इसीलिए मिल रहा है, पहले कांग्रेस की सरकारों में कभी मिलता नहीं हमें 15 महीनों में कुछ इतना ज्यादा चीजें नहीं मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके पहले क्योंकि मेरा पूरा 5 साल का जो करियर है वो दोनों सेंट्रल और स्टेट की सरकार दोनों जगह जो थी वो बीजेपी की थी, तो उनके साथ तो हमें बहुत सारी चीजें मिली। मुझे अपनी पंचायत में हमें मॉडल आंगनवाड़ी मिली जब माया सिंह जी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी उस समय, और हमने मैल न्यूट्रिशन के लिए वहां पे नए एक्सपेरिमेंट्स करने की मांग करी, हमारे साथ वो भी पूरा हुआ। तो जब वो बात आई थी कि क्या महिलाएं आ सकती हैं, तो हाँ, आई वाज एग्रीइंग टू दैट थिंग कि हाँ, महिला अगर रहेगी तो बेहतर है, बट उसके अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट वी गॉट। आखिरी सवाल मेघा परमार से, क्योंकि समय मेरे पास अब कम है। मेघा, क्या इसी राजनीति में, इसी आरोप प्रत्यारोप, इसी सब में के चलते जो है वो महिलाएं कहीं पीछे छूट जा रही हैं? हाँ, छूट रही हैं। क्या हल मेघा देखती हैं इसका? छोटा सा जवाब। तो एक खिलाड़ी होने के नाते बोलती हूँ कि खिलाड़ी एक तो किसी का नहीं होता, सबका भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पे किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्हें हमने अभी पुराने से लेकर अभी तक देखा है, बहुत संघर्ष उन्होंने झेल लिया है। अब वो टाइम आ गया है जो वो जो डिजर्व करती हैं वो उन्हें दिया जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, खेल हो, या किसी भी चीज में क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में इस मंच पर आप आई और अपनी बात आपने मुखरता के साथ कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।